चीन की सेना को अंदर से खत्म किया जा रहा है, क्योंकि देश के नेता शी जिनपिंग उच्च पदस्थ अधिकारियों की बड़े पैमाने पर सफाई कर रहे हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दशकों के अनुभवी सम्मानित जनरल्स को भी हटाया जा रहा है। शी का मानना है कि यह तरीका एक वफादार, आधुनिक और प्रभावी सेना बनाने में मदद करेगा। वह गलत है। कई विशेषज्ञों का तर्क है कि उनकी हरकतें सेना की बुनियादी ताकत और एकता को तोड़ रही हैं, जिससे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA कई दशकों पीछे चली गई है और चीनी सशस्त्र बलों को एक ऐसे संकट में डाल दिया है जिससे वे शायद कभी उबर न पाएं। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहला सवाल है, क्यों? जब चीन सेना का विस्तार कर रहा है, सबसे बड़ी नौसेना बना रहा है और पहले से कहीं ज्यादा ताकत दिखा रहा है, तो शी जिनपिंग अपनी ही सेना को अस्थिर करने का जोखिम क्यों उठाएंगे? इसका जवाब सीधा सा है, नियंत्रण। 2017 में 19वीं पार्टी कांग्रेस के दौरान शी ने एक वाकई विश्व स्तरीय सैन्य बल के निर्माण की योजनाएं पेश की थी। 2020 तक वे चाहते थे कि PLA की जमीनी सेना पूरी तरह से मशीनीकृत हो जाए, जिसमें विश्व स्तरीय बख्तरबंद वाहन और उन्नत सूचना तकनीकों के साथ नई रणनीतिक क्षमताएं विकसित हों। 2035 तक वे उम्मीद करते हैं कि सेना का पूरी तरह से आधुनिकीकरण पूरा हो जाएगा और 2049 तक, जो कि चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ भी है, विश्व स्तरीय दर्जा हासिल कर लिया जाएगा। आधुनिकीकरण और अत्याधुनिक प्रणालियों में निवेश के जरिए शी उम्मीद करते हैं कि चीनी सेना अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे और अब तक की सबसे डरावनी लड़ाकू ताकतों में से एक बन जाए। हो सकता है कि यह कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की बराबरी न कर सके, लेकिन शी कम से कम दोनों देशों के बीच का फासला घटाना चाहते हैं। सिद्धांत रूप में इससे चीन को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों जैसे ताइवान के साथ पुनर्एकीकरण को कम जोखिम और दुश्मनों के कम हस्तक्षेप के साथ हासिल करने की अधिक शक्ति और स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन शी सिर्फ शक्तिशाली हाईटेक सेना नहीं चाहते, वह ऐसी सेना भी चाहते हैं जो अनुशासन, पेशेवराना रवैया और वफादारी के मानकों को ऊंचा करे। वह ऐसी सेना चाहते हैं जो कभी ना न कहे, जिसमें हर सैनिक रंगरूट से लेकर अधिकारी तक मिशन के प्रति समर्पित हो और सत्तारूढ़ पार्टी के हर आदेश का बिना सवाल या हिचकिचाहट पालन करने को तैयार हो। एक ऐसी सेना जिसे सिर्फ वही नियंत्रित करता है। ऐसी सेना में स्वतंत्र सोच रखने वालों के लिए या उन लोगों के लिए जो व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं या आम धारा के खिलाफ जा सकते हैं, कोई जगह नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को योजनाबद्ध रूप से हटाया जा रहा है, जैसा हम देख रहे हैं। क्या हम पहले ही तीसरे विश्व युद्ध में हैं? क्योंकि आप जो भी पढ़ते हैं उसके हिसाब से ऐसा लग सकता है कि हम बिल्कुल अलग अलग हकीकतों में जी रहे हैं और अब खबरों के साथ बने रहना मुश्किल हिस्सा नहीं रह गया है। असल में सच क्या है ये समझना मुश्किल है। इस कहानी को ही ले लीजिए, जिसे पूरे स्पेक्ट्रम में करीब 200 स्रोतों ने कवर किया है। इसमें बताया गया है कि अमेरिकी सेना का कहना है कि उसकी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ने 36 घंटों के भीतर आर्थिक व्यापार को पूरी तरह से रोक दिया है। एक दिन पहले 80 में से ज्यादातर वामपंथी स्रोतों ने रिपोर्ट किया था कि होर्मुज जलडमरू मध्य में नाकाबंदी के पहले दिन समुद्री यातायात पर खास असर नहीं पड़ा। तो सच क्या है? पूरी तरह बंद या लगभग कोई बाधा नहीं? दोनों सच हो सकती हैं। कवरेज में इसी बंटवारे की वजह से हम ग्राउंड न्यूज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि दुनिया भर के सक्रिय संघर्षों की सही जानकारी मिले। अगर आपने उनमें से सिर्फ एक हेडलाइन देखी होती तो आपके पास बस एक ही नजरिया होता और जो कुछ हो रहा है उसकी एकदम अलग समझ बनती। ग्राउंड न्यूज रोज हजारों खबरें इकट्ठा कर विषयवार व्यवस्थित करता है, जिससे आपको स्रोत की पक्षपात, विश्वसनीयता और स्वामित्व की जानकारी एक जगह मिलती है। हम हाल ही में ब्लाइंड स्पॉट फीचर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऐसी खबरें दिखाता है जिन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम के एक पक्ष ने खूब कवर किया है, जबकि दूसरे ने मुश्किल से कवर किया है। चाहे आप राजनीतिक रूप से कहीं भी खड़े हों, इको चेंबर से बाहर निकलना आपको यह समझने में मदद करता है कि असल में क्या हो रहा है, और युद्ध की धुंध को चीरने के लिए यह बेहद जरूरी है। तो ground.news/द मिलिट्री शो पर जाएं या QR कोड स्कैन करें
और अनलिमिटेड एक्सेस वेंटेज प्लान पर 40% की छूट पाएं और इससे कीमत एक कप कॉफी से भी कम हो जाती है। तो खुद ग्राउंड न्यूज़ को एक बार जरूर आजमाएं। ये 2022 में शुरू हुआ और 2026 तक लगातार जारी रहा है। शी जिनपिंग ने चीन की सैन्य नेतृत्व में अभूतपूर्व सफाई अभियान चलाया है, जिसमें 100 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों और दर्जनों जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल को उनके पदों से हटा दिया गया है और दर्जनों अन्य या तो लापता हैं या जांच के दायरे में हैं। ये सिर्फ कुछ सामान्य अधिकारी या अपेक्षाकृत निचले स्तर के लोग नहीं हैं। ये चीन के सबसे अनुभवी सैन्य नेताओं में से हैं। उदाहरण के लिए 2024 के अंत में देश के पूर्व रक्षा मंत्री वेई फेंगहे की भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच की गई थी और अंततः उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP से निष्कासित कर दिया गया। साथ ही रॉकेट फोर्स में उनकी जनरल की रैंक भी वापस ले ली गई। वेई के उत्तराधिकारी ली शांगफू भी 2023 में रहस्यमय तरीके से सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए थे। इसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया और पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने इतिहास में सबसे कम समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में रिकॉर्ड बनाया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स के कमांडर ली यू चाओ जुलाई 2024 में पार्टी से निष्कासित हुए। यह एक और बड़ा नाम था और 2025 में यह सफाई अभियान और तेज हो गया, जिसमें कई जनरलों जिनमें हे वेई डोंग और मियाओ हुआओ शामिल हैं पर CCP द्वारा बेहद गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया। 2026 में इस प्रवृत्ति के थमने के कोई संकेत नहीं दिखे हैं। असल में जनवरी में चीन ने अपनी केंद्रीय सैन्य आयोग से 2 शीर्ष जनरलों लियो झेनली और जियांग योक्सा को हटाने की घोषणा की। लियो ने अपना पूरा जीवन सेना को समर्पित कर दिया। 1983 में PLA में भर्ती हुए और 1 साल बाद PLA राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उन्होंने चीन वियतनाम संघर्षों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 1980 के दशक से लेकर 1991 तक चले और प्रसिद्ध रूप से 36 अलग अलग वियतनामी हमलों के खिलाफ मोर्चा संभालने में मदद की। समय के साथ वह पदोन्नत होते गए और 2009 में 65वीं ग्रुप आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। 2015 में पीपुल्स आर्म्ड पुलिस के चीफ ऑफ स्टाफ बने। उसी साल बाद में PLA ग्राउंड फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ बने और 2023 में CMC के जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ स्टाफ बने। झांग का करियर भी इसी तरह सफल रहा। जनरल झांग झोंगशेन के बेटे, जो PLA के एक और बेहद सफल और सम्मानित नेता थे। झांग ने 1968 में सेना ज्वाइन की और चीन वियतनाम युद्ध में लड़े। वहां जब वह केवल 25-26 साल के थे और कंपनी कमांडर के रूप में सेवा कर रहे थे, झांग ने अपनी उम्र से कहीं अधिक असाधारण सामरिक दक्षता का प्रदर्शन किया। उनकी यूनिट किलेबंद पहाड़ी चौकी पर हमला करते हुए फंस गई थी, ये समझते हुए कि सामने से हमला करने की कोई भी अगली कोशिश निश्चित रूप से नाकाम होगी। झांग ने साहसिक अनुरोध किया। उन्होंने अपनी यूनिट से 4 गुना बड़ी बटालियन मांगी ताकि जंगल के रास्ते पार्श्व आक्रमण किया जा सके। रेजिमेंटल कमांडर ने अनुरोध मंजूर किया और अचानक हमला सफल रहा। वियतनामी रक्षा पंक्ति टूटी और चीनी सैनिकों ने जीत का जश्न मनाया। सिर्फ 5 साल बाद झांग लाओतियान की लड़ाई, जो पूरे चीन वियतनाम सीमा युद्ध की सबसे बड़ी मुठभेड़ थी, में मुख्य हमले की कमान संभाल रहे थे। एक बार फिर उनकी रणनीतियां साहसी और महत्वाकांक्षी थीं। उनकी रणनीति, जिसमें सांस्कृतिक क्रांति के बाद पहली बार सेना की पूरी इन्फेंट्री आर्टिलरी समन्वय योजना शामिल थी, भारी मात्रा में तोपखाने के समर्थन पर आधारित थी, जो आमतौर पर किसी भी रेजिमेंटल कमांडर द्वारा मांगी या प्राप्त की जाने वाली सीमा से कहीं अधिक थी। लेकिन एक बार फिर यह सफल रही। भारी वियतनामी हमलों के बावजूद झांग के लोगों ने 6 दुश्मन रेजिमेंटों के खिलाफ तोपखाने की मदद से अपनी स्थिति बनाए रखी। उन्होंने अपनी क्षमताओं को साबित किया और इसके बाद उन्हें कई प्रमोशन मिले, जिसमें झांग 1997 में मेजर जनरल, 2007 में लेफ्टिनेंट जनरल और 2011 में जनरल बने। 2017 में उन्हें CMC के उपाध्यक्ष के प्रतिष्ठित पद से सम्मानित किया गया, लेकिन 2025 के अंत में वे सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए। जनवरी में उन्हें और लियो को पदों से हटा दिया गया और उनका वर्षों का अनुभव अचानक बेकार हो गया। उनकी सारी सेवा, बलिदान और प्रतिष्ठा एक रात में खत्म हो गई। शी और उनके सबसे वफादार समर्थक इसे एक महान उद्देश्य के लिए मानते हैं।
आधिकारिक पार्टी लाइन कहती है कि वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी राजनीतिक शुद्धिकरण नहीं बल्कि बीजिंग की भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई का परिणाम है। सीसीपी का कहना है कि पीएलए में लंबे समय से भ्रष्टाचार की समस्या थी, जिसमें अधिकारियों द्वारा फंड गबन, पदों के लिए रिश्वत और दस्तावेजों में हेरफेर शामिल था। इस तर्क का समर्थन करने के लिए निश्चित रूप से कुछ सबूत मौजूद हैं। और जैसा कि शी के समर्थक कहते हैं, एक भ्रष्ट सेना कभी भी वह अत्यंत महत्वपूर्ण विश्व स्तरीय दर्जा हासिल नहीं कर सकता जिसकी ओर चीन बढ़ रहा है। अगर सेना में ऐसे अधिकारी भरे हो जो नियमित रूप से झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और धोखा देते हैं, तो वह कभी भी विश्वसनीयता और गुणवत्ता के उन ऊंचे मानकों तक नहीं पहुंच सकती जिन्हें पाने की वह कोशिश करती है। पार्टी का कहना है कि नियम तोड़ने वालों की जांच व सजा देने के अलावा उसके पास और विकल्प नहीं था। सीसीपी का तर्क है कि पार्टी को सेना पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। तख्तापलट या बिखरी हुई कमांड चेन का कोई भी जोखिम नहीं हो सकता, जो वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने और उनकी जगह ऐसे लोगों को नियुक्त करने का एक और कथित कारण है जिनके पास भले ही उतना अनुभव ना हो, लेकिन उन्हें ज्यादा वफादार और भरोसेमंद माना जाता है। कई विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी का रुख गहराई से जांच में नहीं टिकता। जेम्सटाउन फाउंडेशन ने एक विश्लेषण प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि झांग येउशी को शी जिनपिंग से मतभेदों के कारण हटाया गया। इस तर्क के लिए आधिकारिक चीनी स्रोतों के ओपन सोर्स डेटा का उपयोग हुआ। झांग और संभवतः इस शुद्धिकरण अभियान में फंसे अन्य लोगों के खिलाफ आरोप भ्रष्टाचार से कम शी जिनपिंग की नीतियों से असहमति से अधिक जुड़े हैं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि झांग और लियो ने उन अव्यावहारिक निर्देशों का विरोध किया, खासकर 2027 तक ताइवान पर हमले के संबंध में। झांग ने 2035 को अधिक यथार्थवादी लक्ष्य बताया। ऐसा लगता है कि शी जरूरी नहीं कि भ्रष्टाचार को दंडित कर रहे हो, बल्कि अवज्ञा को सजा दे रहे हैं और उन सभी लोगों को बाहर कर रहे हैं जो उनके सामने खड़े होकर उन्हें ना कहने की हिम्मत रखते हैं। हेलेना लेगाडा, मेरिक्स की शोधकर्ता के अनुसार, झांग और लियो की सफाई के बाद की आधिकारिक कथाएं स्पष्ट करती हैं कि इन बर्खास्तियों का कारण राजनीतिक था और यह शी और उनके लक्ष्यों के प्रति कथित या वास्तविक वफादारी की कमी पर आधारित था। लेकिन जो लोग उनका विरोध कर सकते थे उन्हें हटाकर कई विश्लेषकों का कहना है कि शी पीएलए को काफी कमजोर बना रहे हैं और अपनी ही विश्व स्तरीय सैन्य महत्वाकांक्षाओं को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसे और करीब से देखें, यही वजह है कि हम द मिलिट्री शो बनाते हैं ताकि समझा सके कि सत्ता वास्तव में कैसे काम करती है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे की चीजें मिस न करें। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि शी एक तरफ तो भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने का काम कर रहे हैं और साथ ही उन लोगों से भी छुटकारा पा रहे हैं जो भविष्य में उनकी सत्ता को कमजोर कर सकते हैं। गहराई से देखें तो उनका असली मकसद सामने आने लगता है। वो सिर्फ व्यक्तियों को निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो उन संबंधों को भी निशाना बना रहे हैं जो सेना के भीतर अलग अलग लोगों और समूहों को जोड़ने वाले अनौपचारिक लेकिन महत्वपूर्ण ताकत के नेटवर्क है, जिन्हें चीनी में गुआनशी कहा जाता है। ऐसे नेटवर्क किसी न किसी रूप में हर सेना में पूरी दुनिया में मौजूद होते हैं। ये सैन्य दुनिया के काम करने के तरीके का एक स्वाभाविक और लगभग अपरिहार्य परिणाम है। उदाहरण के लिए, जो सैनिक एक ही समय पर भर्ती होते हैं और एक ही जगह पर बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं, उनके बीच हमेशा एक खास तरह की भाईचारा या संबंध होता है। वरिष्ठ अधिकारी अपने सबसे होनहार सैनिकों का मार्गदर्शन करते हैं और बाद में भी उनसे संपर्क बनाए रखते हैं, चाहे वे अन्य यूनिटों या स्थानों पर चले जाएं। साथ सेवा करने वालों में स्वाभाविक रूप से संबंध बनता है और वे भविष्य में एक दूसरे की मदद को हमेशा तैयार रहते हैं। हालांकि कागजों पर सैन्य बल रैंक, आदेशों और औपचारिक कमान श्रृंखला के अनुसार चलते हैं, लेकिन इसके नीचे संबंधों की परत भी होती है जो चीजें कैसे काम करती है उस पर असर डालती है। ये चीन जैसी बड़ी और जटिल सेना में सच है, जहां गुआनशी को न तो औपचारिक मान्यता मिली है और न ही उन्हें विनियमित किया जाता है, लेकिन वे सिस्टम के काम को चुपचाप आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, चीनी सैनिक समस्या होने पर अक्सर आधिकारिक चैनलों से बचते हैं क्योंकि इसमें देरी और नौकरशाही होती है। वह सलाह के लिए पुराने कमांडिंग ऑफिसर या पूर्व स्क्वाडमेट से संपर्क कर सकता है। कार्मिकों के लिए इस सिस्टम के कई फायदे हैं। ये अक्सर तेज और आसान होता है। उदाहरण के लिए, जब सेना के सदस्य
जो एक दूसरे को जानते और भरोसा करते हैं, वे बिना सिस्टम से गुजरे लालफीताशाही और मंजूरी की प्रक्रियाओं में उलझे बिना एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। गुआनशी भरोसा बनाता है, संवाद को बढ़ावा देता है और पीएलए में मौजूद अत्यधिक सख्त और कठोर टॉप डाउन संरचनाओं की भरपाई करता है। वॉर ऑन द रॉक्स में लिखते हुए जेम्सटाउन फाउंडेशन के फेलो और चीनी सैन्य विशेषज्ञ क्रिस्टोफर नाई कहते हैं, चीन में अनौपचारिक नेटवर्क्स पर निर्भर रहना ही अधिकारियों के लिए सिस्टम में रास्ता निकालने का असली तरीका है। यही वह तरीका है जिससे कोई पदोन्नति हासिल करता है, जांच के दौरान राजनीतिक सुरक्षा पाता है और यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र की कमान या गोला बारूद को प्राथमिकता देने के लिए भी बातचीत करता है। ये गुआनशी मिलकर एक व्यापक सरपरस्ती ढांचा बन जाते हैं जो आवश्यक संरक्षण संरचना है और जो एक सर्वसमावेशी पार्टी राज्य के भीतर काम करने के लिए जरूरी सुरक्षा और संसाधन प्रदान करती है। उदाहरण के लिए गुआनशी की वजह से ही झांग योशी को चीन वियतनाम युद्ध के दौरान जब उन्होंने अतिरिक्त सैनिकों की पूरी बटालियन और जितना भी तोपखाना समर्थन चाहा उसकी मंजूरी मिल पाई थी। वह एक प्रसिद्ध जनरल के बेटे थे, उनके पास संपर्कों का नेटवर्क था और उन्होंने पिता का नाम जानने वाले लोगों से कुछ मदद भी ली। अपने करियर के बाद के समय में भी झांग ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया। 2000 के दशक के अंत में शेंगयांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर रहते हुए उन्होंने सैन्य भूमि आवंटन से स्थानीय सरकारों और डेवलपर्स के बीच बड़े निर्माण सौदों वाले सैन्य आवास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। यह सैन्य कर्मियों के लिए बेहद फायदेमंद था क्योंकि इससे हजारों अधिकारियों के लिए आवश्यक आवास सुनिश्चित हुआ और झांग ने इसे ऐसे तरीके से किया जिससे आमतौर पर ऐसी उपलब्धि को लगभग असंभव बना देने वाली औपचारिक बाधाओं को पार किया जा सका। चीनी सैन्य इतिहास में कई कहानियां हैं जहां व्यक्तिगत नेटवर्क ने कर्मियों को नौकरशाही बाधाएं पार करने या वे चीजें हासिल करने में मदद की जो सिस्टम के कठोर नियमों से संभव नहीं होती। उच्च पदस्थ कमांडर अपने वांशी नेटवर्क में सबसे प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी रंगरूटों को पहचानकर उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नत करते हैं। अधिकारियों ने अपने संबंधों का उपयोग हथियार खरीद और अंतर्विभागीय समन्वय में मदद के लिए किया है। निंदक कह सकते हैं कि ऐसे संबंध सैन्य तंत्र में पक्षपात या असंतुलन लाते हैं। वही जो लोग बेहतर जानते हैं वे तर्क करेंगे कि यह नेटवर्क उस तंत्र का स्वाभाविक और स्वस्थ नतीजा है। सेना के लिए खुद को समर्पित करने पर ऐसे रिश्ते बनना तय है। सैनिक हर स्तर पर हमेशा आसपास के लोगों से संबंध बनाएंगे। एक अधिकारी जो कर्तव्य निभाता है, अधीनस्थों का मार्गदर्शन करता है, मेहनत करने वालों को पुरस्कृत करता है और विभागों में विश्वास बनाता है, उसने कोई नियम नहीं तोड़ा। उन्होंने अपनी सौंपी गई भूमिका में पूरी कोशिश की, लेकिन शी इसे ऐसे नहीं देखते। जैसा कि नाय ने बताया है, चीन के नेता की प्रवृत्ति है कि वह अनौपचारिक नेटवर्क्स को हमेशा संदेह की नजर से देखते हैं। उनके लिए गुआनशी से हमेशा किसी न किसी स्तर का खतरा जुड़ा रहता है, क्योंकि अगर पर्याप्त उच्च पदस्थ अधिकारी अपने खुद के संबंध और गुट बना ले तो वे अपनी शक्ति को मजबूत कर सकते हैं ताकि पार्टी के आदेशों की अवहेलना कर सके या सेना को अपने हिसाब से ढाल सके, जैसा वे सही समझते हैं, न कि जैसा वो समझते हैं। शी जिनपिंग की आदर्श सेना में उच्च कमान बिखरी हो, अधिकारी सक्षम हो, जिन्हें कभी भी बदला जा सके और जो सिर्फ सर्वोच्च नेता के प्रति वफादार हों। वे नहीं चाहते कि वे आपस में संबंध बनाएं या कभी कभार नियमों में ढील दे ताकि समय बचा सके या मदद कर सके। वह एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो पूरी तरह से नियंत्रित और पूरी तरह पूर्वानुमेय हो, जहां हर कर्मचारी, चाहे उसका अनुभव या वरिष्ठता कुछ भी हो, हर बार बिल्कुल वही करे जो उसे बताया गया है। इसलिए वो उन लोगों को हटा रहे हैं जो उस दृष्टि में फिट नहीं बैठते और साथ ही उन अनौपचारिक नेटवर्कों को भी तोड़ रहे हैं। उन्हें साफ तौर पर लगता है कि यही सही कदम है। अपने लक्ष्यों को हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। असलियत में ये शायद फायदे से ज्यादा नुकसान कर रहा है। जब आप इतने वरिष्ठ अधिकारियों को जल्दी जल्दी हटाते हैं तो आप सिर्फ व्यक्तियों को नहीं हटा रहे होते, बल्कि उसी व्यवस्था को नष्ट कर रहे होते हैं जिसे वे संभालते थे। ये निचले स्तर के सैनिक नहीं हैं, ये वे लोग हैं जिनके पास दशकों का कमान संभालने का अनुभव है और सर्वोच्च स्तरों पर योग्यता
वह सफलता का सिद्ध रिकॉर्ड है। ऐसा अनुभव और क्षमताएं एक दिन में नहीं आती। चीफ ऑफ स्टाफ जैसे पद के लिए तुरंत विकल्प नहीं मिलते जो तैयार और सक्षम हो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक में उच्च पद की जिम्मेदारी संभाल सके। जटिल अभियानों की निगरानी, शाखाओं के बीच रणनीति का समन्वय और दबाव में जीवन मृत्यु के फैसले लेना। शी सक्रिय रूप से उन गिने चुने लोगों की जांच, गिरफ्तारी और निष्कासन कर रहे हैं जो इस तरह की भूमिकाओं को उस विश्व स्तरीय मानक पर निभा सकते हैं जिसे पाने की वह कोशिश करते हैं। वे ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो ज्यादा वफादार हैं और उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन उनके पास भरोसे, अधिकार और सम्मान का वह स्तर नहीं है। नए कमांडरों को ऐसी जिम्मेदारियों में डाला जा रहा है जिन्हें वे नहीं जानते। ऐसे संगठनों की जिम्मेदारी दी जा रही है जिन्हें उन्होंने नहीं बनाया, और ऐसी टीमों के साथ काम करना पड़ रहा है जो उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती और उनसे सबसे सख्त नियमों के तहत काम करने की उम्मीद की जा रही है, जहां एक भी गलती उनके करियर को खत्म कर सकती है। तो अब आगे क्या होगा? ये नए कमांडर अत्यधिक सतर्क हो जाते हैं। वे बहुत ही सावधानी से काम करते हैं, लगातार इस डर में रहते हैं कि कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, कोई गलत बात ना कह दे या किसी गलत व्यक्ति के साथ देखे ना जाए। वे हर चीज को दोबारा जांचते हैं, छोटे जोखिम से बचते हैं और हर प्रक्रिया का पालन करते हैं। इसका असर चीनी सेना की संस्कृति पर भी पड़ेगा। आखिरकार ये संभव है कि एक ऐसा समय आ जाए जब सभी स्तरों के कर्मचारी प्रदर्शन या उत्कृष्टता पर कम और अपने ही बचाव पर ज्यादा ध्यान देने लगे। और जब ऐसा होता है तो वही ताकत जिसे चीन दिखाना चाहता है वह अनिवार्य रूप से बिखरने लगती है। आधुनिक युद्ध में गति, पहल और साहसिक फैसले जरूरी है, लेकिन चीन ऐसी सेना बना रहा है जिसमें ये गुण नहीं है। एक ऐसी सेना जो धीमी, हिचकिचाने वाली और डर से जकड़ी हुई है। जितना आगे शी इस रास्ते पर बढ़ेंगे, हालात उतने ही खराब हो सकते हैं। उनकी सेना जितनी अनुशासित और वफादार बनती है, उतनी ही उसकी ईमानदारी कम होती जाती है। असली प्रतिक्रिया गायब हो जाएगी, असहमति की सच्ची आवाजें दबा दी जाएंगी और अब ऐसे लोग नहीं बचेंगे जो बोलने की हिम्मत करे और बताए कि कोई विचार अच्छा नहीं है या किसी योजना में खामियां हो सकती हैं। इसके बजाय शी के पास चापलूसों की फौज होगी जो हर कदम की तारीफ करेगी और असहमति की जरा सी झलक दिखाने से भी डरेगी। यह एक बेहद खतरनाक स्थिति है, क्योंकि अगर सच बोलने वाला कोई नहीं होगा तो चीन झूठ के आधार पर बड़े सैन्य फैसले ले सकता है। जैसे जैसे वो अपने देश की क्षमताओं पर ज्यादा भरोसा करेंगे, शी ताइवान पर उम्मीद से पहले हमला कर सकते हैं, जो आसानी से बड़े संघर्ष का कारण बन सकता है, जिसमें दुनिया भर के दूसरे देश भी खिंच सकते हैं, जिनमें अमेरिका और यूरोप भी शामिल है। और इससे वैश्विक संघर्ष भड़क सकता है जिसे दुनिया दशकों से रोकने की कोशिश कर रही है। ये सब एक व्यक्ति के अहंकार के कारण है जो अपनी प्रभुत्वता को चुनौती बर्दाश्त नहीं कर सकता। शी जिनपिंग एक आदर्श सेना बनाना चाहते हैं जो आधुनिक हो, अनुशासित हो और हद से ज्यादा वफादार हो। वह इसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जिन लोगों को वह प्रतिद्वंदी मानते हैं उन्हें हटा रहे हैं, अपना नियंत्रण और कड़ा कर रहे हैं और ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम को बदल रहे हैं। लेकिन तथाकथित भ्रष्टाचार को हटाते हुए वह लचीलापन भी खत्म कर रहे हैं। अनौपचारिक नेटवर्क को नष्ट करते हुए वह भरोसा भी मिटा रहे हैं। वफादारी की मांग कर वे ईमानदारी को हतोत्साहित कर रहे हैं, जिसका असर शांति के समय कम दिखता है। लेकिन जब संघर्ष आएगा, जो लगभग निश्चित ही आएगा, तो जो नुकसान उन्होंने किया है उसे छुपाना नामुमकिन होगा। अब देखें कि पीएलए उतनी ताकतवर नहीं है जितनी शी चाहते हैं। इस वीडियो में बताया गया है कि जापान ने चीन की सैन्य कमजोरियां कैसे उजागर की है। ये वीडियो देखें कि कैसे चीन के विश्व स्तरीय नवाचार अक्सर चर्चा पर खरे नहीं उतरते, जैसे बीजिंग की बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियों में से एक ईरान में असफल रही। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रमुख सैन्य मामलों की जानकारियां, विश्लेषण और रिपोर्टिंग मिलती रहे।